जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है और अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा, भू संसाधन और कृषि, और इसमें भी अपना फोकस चल रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी हम पढ़ रहे हैं फसलों के बारे में। पिछली वीडियो क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था खाद्यान्न फसलें, और उसके अंदर हमने एक प्रकार की यानी अनाज वाली जो फसलें थी उन सबको अच्छे से जान लिया है। चाहे छोटे प्रश्न के रूप में पूछे चाहे बड़े के रूप में, हमने तो सबको सल्टा लिया है अच्छे से। तो उसी कड़ी को अब हम आगे बढ़ाएंगे और आज की इस क्लास में सभी प्रकार की फसलों के ऊपर बात करेंगे। कितनी बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। वैसे तो मैं तो कहूँ ध्यान में कुछ नहीं रखना है, बस अच्छे से समझना है, और मानचित्र के ऊपर अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री का टॉपिक है। फ्री का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। सिटी के बच्चों को जरूर थोड़ा सा कोई ध्यान देना पड़ सकता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके तो यही टॉपिक अगर याद नहीं है तो फिर तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? यही कि पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम खाद्यान्न फसलों के अंदर बात की थी भी, अनाज की संरचना के आधार पर दो, अनाज और दालें। अनाज से जुड़ी हुई गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सारे कर चुके हैं अच्छे से। तो अब अपना टॉपिक इस खाद्यान्न के अंदर अगर बात करें तो दालें बसती है। तो अब यहां से अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो लीजिए साहब, दाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपको पता है अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है, वहीं दाल के पास क्या ज्यादा होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। भले ही अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दाल का प्रोडक्शन है वो उसकी तुलना में भले ही कम होता है, लेकिन दाल भी तो अपने भोजन की महत्वपूर्ण पार्ट है, वो रहती है। तो चलिए पहले कॉमन दाल के बारे में आपको क्या पता है उसको जान लेते हैं। जो आपको पता है वही जानेंगे, बाकी कुछ नहीं जानेंगे। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख घटक है। यानी भैया दाल में प्रोटीन होता है, छोटे बच्चे को भी पता है। और ये फलीदार फसलें होती है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भी दालों के जो बीज है, दाने हैं, वो फली के अंदर होते हैं, इसलिए इनको फलीदार फसलें कहते हैं। और इन दालों की ये विशेषताएं हैं। इनका जो प्लांट है, इनकी जो जड़ें होती है ना, इनकी जड़ों के अंदर जो गांठें होती है, उन गांठों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। याद भले ही मत करना, राइजोबियम जीवाणु होता है। ये भाई साहब राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन है वो थोक में होती है, 78% के आसपास होती है। इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे को उपलब्ध करवा देता है, क्योंकि वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये प्लांट डायरेक्ट ले नहीं सकता। तो राइजोबियम जीवाणु, प्रकृति ने सब कुछ चीजें सेट कर रखी है, इनको वरदान दे दिया भाई साहब आपकी जड़ों में राइजोबियम रहेगा। क्या साहब राइजोबियम का काम क्या रहेगा? क्या ये करेगा? नाइट्रोजन खूब रहेगी वायुमंडल में, उसको थोड़ा इजी कर देगा, तोड़ देगा नाइट्रेट के रूप में और पौधे को उपलब्ध करवा देगा। क्या साहब फिर उससे क्या फायदा होगा? अरे क्या भले मानस, हे दाल, हे पल्स, तुझे नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो क्या साहब नाइट्रोजन से क्या करूंगा? अरे नाइट्रोजन से तू प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन हर कोई खाएगा, इसलिए तेरी वैल्यू बढ़ी रहेगी। तो ये फलीदार फसलें हैं जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन का यौगीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिक्सेशन, कुछ भी कह दे, प्रक्रिया आपको बता दी। तो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है, उपजाऊपन को बढ़ाती है। तो इससे क्या होगा? इस मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे भूमि का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। तो प्लांट इससे आसानी से नाइट्रोजन है वो ग्रहण कर सकता है। समझ गए जी? और अब बात करें दाल में हमारी सिचुएशन क्या है इंडिया की, भारत की। भारत की भाई, भारत की। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन के पठार यानी दक्षिणी भारत के अंदर, मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिम के जो शुष्क भाग हैं जहां बारिश कम होती है वहां पर की जाती है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर दाल होती है।
अब एक काम कीजिएगा, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आप जितनी भी फसल पढ़े एक पेज के ऊपर इस प्रकार से लिख लीजिए, जैसे चावल लिख लिया, गेहूं लिख लिया, जवार बाजरा जितनी आ जाए, पहले जैसे अनाज वाली लिख लेना, फिर ऐसे दाल वाली लिख के इनके ना कॉमन बातें आपको लिखनी है। भी जैसे ये हो गया, भी इसमें स्थान कौन सा है जो आपके सिलेबस में उनकी, और किसका बोया गया परसेंटेज कितना है, किसका क्या है, तो उससे एक तुलनात्मक टेबल बन जाएगी। ये अभी आपको बनानी है, मैं तो रिवीजन के टाइम करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपकी ड्यूटी थोड़ी ज्यादा बनती है, याद करवाने की मैंने कह रखा है मेरी जिम्मेदारी है, तो रिवीजन के टाइम जो कुछ बचेगा सब याद करवा देंगे। लेकिन आप सिद्धिविनायक के भी तो सिपाही हो, और मिशन है अब की बार 90 पार, तो मेरे साथी मेरे बच्चे चुप रहने वाले थोड़ी हैं। तो 11% भाग दालों के अधीन होती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसलें होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है, जहां बारिश कम होती है वहां इसका प्रोडक्शन कम मिलता है, और इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। और मुख्यतः हम यहाँ 2 प्रकार की दाल की बात करेंगे, एक चना और अरहर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही है, तो याद रखने वाला कुछ नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का रोल है इसका प्रोटीन बनाने में, यानी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ये, और ये 11% होती है, इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, और कम बारिश वाले क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन कम होता है। और चना और अरहर इसकी प्रमुख यहाँ जो दाल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई चना खा लेते हैं। चना आपने भून के भी खाया है, चने की सब्जी भी खाई है, हरे चने की भी सब्जी खाई होगी, और बाद वाले जो लाल चने हैं उनकी सब्जी भी आपने खाई होगी। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। आप उपोष्ण कह दें या आप सामान्य शीतोष्ण भी कह दें, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, बारिश के टाइम होती है क्योंकि नमी चाहिए, शीतोष्ण आ गया ना। तो जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। समझ गए, यही हमने कॉमन दालों के अंदर देख लिया अभी कहां पर बोई जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 2.8, टोटल दालें बताई थी हमने 11% पर, चना कितने पर होता है 2.8% के ऊपर, और चने की खेती होती है। ठीक है साहब, इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, ये लीजिए भाई मध्य प्रदेश। दूसरा उत्तर प्रदेश, पड़ोस के अंदर ये रहा उत्तर प्रदेश, तो पड़ोसी हो गए ना, यूपी एमपी। उसके बाद बात करें एक और पड़ोसी महाराष्ट्र, आपको नक्शे पर सेट करना है। यूपी में होता है, एमपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, फिर और पड़ोस में चले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तेलंगाना और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो देख लीजिए ये सिचुएशन है एल शेप चना। इन स्टेट्स के अंदर चने का प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमने कहा ना मध्य, ये मध्य हो गया यहाँ वाला, ये कुछ इधर वाला पश्चिम का इलाका हो गया, और साथ में उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी भागों में यहाँ भी इस इलाके के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा का थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ पे होती है। इसकी उत्पादकता कम है, ये तो स्टार्टिंग बता दिया, अभी दाल कम ही होती है, और यहां देखें तो 2.8% है, प्रोडक्शन कम है। और सिंचित क्षेत्रों की अगर बात करें, जहां नहरों का कुओं का पानी लगता है, उसमें उत्पादकता एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। यानी ये नहीं भी इस साल जितना प्रोडक्शन हुआ है वही अगले साल हो, ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। तो चने में बेचारे में कुछ भी नहीं है। तो अरहर, जिसका एक नाम और है तुर, ये भी याद रख लेना, कुछ नाम और भी देख लेंगे भैया, कबूतर भी उड़ाएंगे, पीजन जा 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 भाई। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है, इसे लाल चना भी कहते हैं, और पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। 4 नाम हो गए, अरहर इसको बोलते हैं, तुर इसको बोलते हैं, लाल चना भी इसको बोलते हैं, और पीजन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात आती है एरिया की। आप सीधे बात करें तो देश के मध्य भाग और दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में जहां थोड़ी बहुत बारिश होती है उन इलाकों के अंदर, और सीमांत भू क्षेत्रों में बोई जाती है। सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है, ये 2%। चने की बात कितनी थी 2.8 कहा था। टोटल दाल की बात 11% की थी, और अरहर कितने पर है भाई 2% के ऊपर है। और क्या कह रहे हैं कि देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन कहां पर होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है।
महाराष्ट्र के अंदर होता है। उसके अलावा बात करें तो यूपी, ये लीजिए यूपी। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। इधर बात करें तो गुजरात के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी है। तो क्या समझ में आया चने और अरहर में? क्या याद रखने वाली, याद थोड़ी रखेंगे अपने को, वो हमारी भाषा में बोलते हैं पूरा वहां के याद करना, याद युद्ध नहीं करेंगे। क्यों याद करें भैया? ऐसा चना तेरे में क्या है हम याद करें? हमें ऐसे ही पता है भी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और इधर वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहां पर है। और फिर अरहर तू क्या हमें समझाने को आई? जहां पर मोस्टली चना हो रहा है वहीं पर तो तू है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए भी, यूपी वहां एमपी और महाराष्ट्र यहां पर चना भी था और अरहर भी था। क्यों याद रखें इसको? फिर इधर जब हमने तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात की थी चने में, इस बार हमने कह दिया यार बार बार तो तू क्या कह रहा है, हम थोड़ा इधर मोड़ देंगे, थोड़ा गुजरात में भी ज्यादा है और नीचे कर्नाटक में भी ज्यादा है। तो 4-5 का थोड़ा सा ध्यान रखना था, वो हमें वैसे ही पता है, हम याद नहीं करेंगे भाई अरहर, सॉरी नाराज मत हो जाना। तो लीजिए साहब, दाल तो हो गई, याद करने वाला इसमें हमें कुछ मिला नहीं। लो साहब, अब तिलों में तेल कितना है ये भी तो जान ले। अर्थात अनाज खा लिया, कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, प्रोटीन खा लिया, कुछ फैट की बात भी हो जाए, कुछ आपके तिलों में क्या तेल है वो भी निकाल लें। अर्थात तिलहन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि खाना बनाएंगे तेल में बनाते हैं। पहले कभी घी में बनाते थे, आजकल तो बहुत कम, गांव में भले ही थोड़ा बहुत कहीं मिल जाएगा, बाकी सब तेल में ही। तेल जिंदाबाद है। तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। अब आपको पता है आप घरों में तेल किस किस का यूज करते हो, अब वो देख लीजिएगा। देश के कुल बोए क्षेत्र का 14% भाग पर तिलहन। हमने दाल का पढ़ा था, दाल कितने पर थी? 11%। याद थोड़ी है हमें, याद रखना भी मत, और नहीं इसको याद रखना है, तिलहन 14 पे है, वो 11 पे थी और ये कितने पर है? 14 पे है। तिल 14 ज्यादा है, दाल को कह दिया हे दाल तेरे से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, चुप हो जा। तो भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में बात करें तो मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल है। इन सब के तेल के बारे में आप जानते हो, सबका खाने के अंदर जो तेल का इस्तेमाल करते हैं वो इनसे निकाला जाता है। और इनकी जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको हम पशुओं को खिलाने में केक के रूप में, जिसको खली कहा जाता है, मोस्टली उसके अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो सब कोई चीज बेकार नहीं होती, कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम आती है। तो मूंगफली का तेल, तोरियों का, सरसों का, सोयाबीन का और सूरजमुखी का, ये तिलहनी फसलें हैं भी। और भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्रों की बात कर लें तो राजस्थान में होता है, पड़ोसी गुजरात में होता है, पड़ोसी मध्य प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। नहीं याद करेंगे, क्यों याद करें? हमने चने को कह दिया, हे चना तू क्या कह रहा था? चना कह रहा था हमें कि मैं यूपी में हूं, एमपी में हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं तेलंगाना में हूं, मैं आंध्र प्रदेश में हूं। फिर अरहर आ गई, उसने कहा यार इधर छोड़ दो, मैं इधर गुजरात में भी हूं और मैं कर्नाटक में भी हूं। अच्छा, फिर हम चना और अरहर की मानेंगे, इतने में तिलहन आ जाएगी। तिलहन मोस्टली इनमें ये सारी जो बातें की, ये आके क्या कह रही है कि भाई जी मैं यूपी में भी हूं, भाई जी मैं एमपी में भी हूं, मैं गुजरात में भी हूं, मैं आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हूं, और साथ में जो सर पढ़ा रहे हैं ना उनकी स्टेट में भी हूं। अच्छा ठीक है, तू राजस्थान के अंदर भी है क्या? तो राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यार ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? वहीं पर दाल हो रही है, वहीं पर क्या हो रहा है? दूसरी दालों के अंदर बात करें चना हो रहा है, वहीं पर अरहर हो रही है, वही इलाका तिलहन का है। तो फिर हम क्यों याद करें? नहीं याद करेंगे। हो गया जी तिलहन का। अब एक एक करके थोड़ा बहुत और देख लें। मूंगफली खा लो भाई, अभी नहीं, सर्दी आ जाए तब खा लेना। पढ़ने का जब मूड नहीं हो तो मूंगफली जरूर खाना, और छिलकों पर पूरा ध्यान देते हुए, कैसे प्यार से उसको उतारते हुए खाना है। विश्व का 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है हमारा भारत। ये मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है। अब साथ में वही बातें आ जाती है, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था ना सेकंड वीडियो के अंदर, रबी फसल और खरीफ की फसल, तो घूम फिर के देखोगे तो वही चीज हो गई। तो कम बारिश वाले शुष्क क्षेत्रों में खरीफ की फसल है,
दक्षिणी भारत में ये रबी की ऋतु में भी बोया जाता है। अब आपको ये भी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि चाहे खरीफ की हो रबी की बात, ये हम कौन से इंडिया के अंदर करते हैं, उत्तरी भारत के अंदर बात करते हैं। दक्षिणी भारत के अंदर तो कोई ऋतुओं को लेकर कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन है ही नहीं, क्योंकि एक जैसा सा मौसम वहां पर रहता है। ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% पर फैली हुई है। 3.6 भाग पर मूंगफली होती है। गुजरात हमारा पड़ोसी राजस्थान का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो एक नया, अच्छा मूंगफली ने कह दिया भाई जी मैं तमिलनाडु में भी होती हूं, क्यों? क्योंकि उससे पहले अपने को तिलन ने बताया था कि मैं राजस्थान में हूं, गुजरात में, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हूं। तो क्या कर्नाटक में, क्या सब कर्नाटक में तो वो अरहर होती थी, तुर होती थी, जो लाल चना जिसको कहते हैं, वो पिजन पी की बात बताई थी ना, वहां की है सर। तो मैं तमिलनाडु में भी होती हूं। कौन बोली? मूंगफली बोली। नहीं याद रहे तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, भले ही आप ये लिख देना, अगर कोई पूछ भी ले यही बता देना मूंगफली होती है, क्यों नहीं होती, जाके देख लो क्यों नहीं होती वहां पर। तो एक जगह याद कर लिया, बार बार क्या माथा मारेंगे। चलिए, तोरियां और सरसों, जहां कोई विशेष बात होगी ना वहीं फोकस करेंगे, वही याद करेंगे। बाकी क्यों याद करें जब हमें ऑलरेडी सब कुछ आता है। तोरिया और सरसों में बहुत से तिलहन शामिल है, जैसे इसमें राई आती है, सरसों आती है। सरसों से छोटा दाना होता है राई का। किस्मों की बात है भाई, राई हो गई, सरसों हो गया, तोरिया हो गया, तारामीरा हो गया। गांव वाले सारे जानते हैं इनके बारे में। सरसों तो जरूर जानते हो, जो बच्चे और बाकी नाम नहीं जानते ना, सरसों जानते हो। सरसों का दाना देखा होगा, सरसों का खेत देखा होगा, फिल्मों के अंदर देखा होगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सारे गाने इसी सरसों के खेत में। तो फोटो बहुत सुंदर आती है सरसों के खेत में। कहीं जा रहे हो ना, सरसों खेत दिख जाए तो सेल्फी ले लेना वहां पर। तो तोरिया और सरसों का वहां दाना देख लेना, लगभग उस सरसों के दाने जैसे ही प्लांट है वो इन्हीं के होते हैं। अलग वैरायटी है राई, तोरिया और तारामीरा, ये इसी से जुड़े हुई चीजें होगी। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय फसल हो गई। रबी के अंदर बोई जाती है। आप सब बच्चों को पता है सबको कौन सी रबी वाली है और कौन सी खरीफ वाली है, कौन सी बारिश वाली है और कौन सी सर्दियों वाली है। ये फसलें पाला सहन नहीं करती, ठंड बेचारी बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही ठंड ज्यादा आ जाती है, सरसों खराब हो जाती है, किसानों का बुरा हाल हो जाता है। तो ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। इसके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव आता है, कभी कम कभी ज्यादा। पाला ज्यादा पड़ गया तो फसल भी पड़ गई, और मौसम ठीक रहा तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। और सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार और प्रौद्योगिकी के साथ इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो जहां सिंचाई होने लग गई है, जहां अच्छे किस्म के बीज मिलने लग गए, नई टेक्नोलॉजी खेती में यूज होने लगी है, तो वहां पर इस सरसों के प्रोडक्शन के अंदर है वो ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। तो तिलहन है वो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.5% भाग पर, ये 2.5% भाग पर होते हैं भाई साहब। प्रमुख उत्पादक राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये फिर आगे, यह सेम ही सेम है। अलग क्या है? अच्छा वो पीछे वाला तमिलनाडु बोल रहा था, कौन सा था, कौन था भी पीछे? तमिलनाडु नाम कहां पर आ गया था? अच्छा मूंगफली कह रही थी, अच्छा याद नहीं करेंगे। अच्छा, और सरसों के अंदर 2 नंबर पे कौन आ गया? अच्छा हरियाणा भी है, राजस्थान का पड़ोसी है हरियाणा, राजस्थान का। और हमारा जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी हरियाणा को बॉर्डर भी टच करती है। मेरा गांव भी हरियाणा की सीमा पर है। तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है सरसों होती है। वही तिलहन वाले यार, नई क्या याद करेंगे, नहीं करनी है, क्यों माथा मार रहे हो। सोयाबीन खाया है ना, सोयाबीन, चावल चूवल के साथ सोयाबीन। सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। ज्यादा कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रहा है। दोनों राज्य मिलकर 90% सोयाबीन पैदा कर देता है। तो सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। सूरजमुखी देखा है ना, कितना सुंदर प्लांट है इसका। जिधर सूरज जाता है, पूर्व की तरफ होता है सुबह मुख, जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाता है तो शाम को इसका मुंह उधर ही हो जाता है। कितना प्रेम करता है ये प्लांट अपने सूरज को। तो बहुत ही सुंदर इसके यहाँ पर ये बीज
कई भूनकर भी खाते हैं, कच्चे भी खा लेते हैं, भून के भी, और कच्चे बीजों से तेल निकाला जाता है। तो देश के उत्तरी भागों में ये एक गौण फसल है, मुख्य फसल के रूप में नहीं बोई जाती है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। जहाँ पानी की सुविधा ठीक है तो वहाँ पर ही इसको उगा लेते हैं। काफ़ी छोटा था तब याद आता है, भी हमारे खेतों में भी अंकल है वो इसकी खेती कर लेते थे। प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जहां आंध्र प्रदेश आ गया तेलंगाना आएगा, आएगा ही आएगा, वही तो पुराना वही तो था। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, लगभग एक ही क्लाइमेट जोन के अंदर आते हैं। तो कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 नए नाम सुन लिए इस बार। अच्छा, उड़ीसा और बिहार की भी बात आ गई, कोई बात नहीं, एक आधा याद रह भी जाए और एक आधा नहीं भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमें तो सूरजमुखी का वैसे ही पता नहीं। अच्छा, सूरजमुखी बिहार में भी होती है क्या? नहीं पता, तो आज पता चल गया भैया, सूरज वहां भी होता है। कहाँ पे? उड़ीसा में भी तो होता है, पटनायक जी के यहाँ भी। लीजिए साहब, क्या सल्ट गया अपना? तिलन। तो हमारा अनाज वाला पिछले वीडियो में हो गया, दाल पढ़ दिया, तिलहन पढ़ दिया। चलिए साहब, और क्या बचा है इसके अंदर? ओहो, रेसे, कपड़े भी पहनेंगे भैया, बोरी भी, धागा भी, सब, सूतली, रेसे, ये इन सब की बात कर लें, चाटपट्टी जो सब थी। एक चीज है, आप भले ही आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी फसलें हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन आनंद लीजिएगा इन फसलों के साथ। फ्री का बड़े नंबर का प्रश्न आना। एक रेशेदार फसलें, ये फसलें, इनसे कपड़ा बनता है, थैला बनाया जाता है, बोरा और कई प्रकार का सामान बनाने के लिए ये रेशा फाइबर प्रदान करते हैं। और भारत के अंदर मुख्यतः कॉटन की बात और जूट, कॉटन और जूट, कपास और जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कई बार कमबख्त ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भारत के अंदर होने वाली कोई 2 रेशेदार फसलों के नाम बताइए, तो कपास और जूट है। अब बात कर लें कपास की। भाई कपास का प्लांट सबने देखा है आपका, कॉटन कहते हैं इसको। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है, गर्मी वाली है, जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु के अंदर बोई जाती है। अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहीं कपास मिल जाएगी, कहीं पर आपको क्या मिलेगा? चावल मिल जाएगा। तो चावल उन क्षेत्रों में होता है जहां बारिश होती है, कपास उन क्षेत्रों में होता है जहां सिंचाई के लिए पानी आपको उपलब्ध हो जाता है। उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में छोटे वाली जो कपास होती है उसे इंडियन कपास कहा जाता है, और लंबे रेशे वाली को अमेरिकन कपास है वो कहा जाता है। तो 2 बात आ गई। कपास 2 प्रकार के नाम आपने सुने होंगे, विशेषकर ये उत्तरी भारत में नाम चलता है, जो जिसका रेशो, यानी आप उसके प्लांट से जो रेशा निकालोगे, आप खींच के देख लेना किसका रेशा ज्यादा लंबा होता है। तो जो छोटा रेशा बनता है उसको भारतीय कपास कहते हैं, जिसको सामान्य नाम होता है रुई भी कहते हैं। उसको भारतीय कपास को रुई भी कहा जाता है। एक लंबे रेशे वाली होती है उसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं, अमेरिकन कपास। उसे पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में, हमारी जो साइड है वहां पर अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। तो नरमा क्या है? अमेरिकन कपास का ही नाम है, और अब तो लगभग भारत में बहुत जगह ये नाम प्रचलित हो गया। तो समझ गए भी, रुई कपास है, नरमा भी कपास है, बस रुई या भारतीय कपास का रेशा छोटा होता है, और अमेरिकन कपास का जो ये हाइब्रिड हो गया वो नरमा, उसका रेशा है वो लंबा होता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भागों में नरमा कहा जाता है। तो नरमा क्या है? या ऐसे आगे अमेरिकन कपास के भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उसको खालिस्तान नाम से जाना जाता है। नरमा है, निरमा मत कर देना जो दूसरी स्टेट से हो आप। अगर भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, पहला चीन का है और दूसरा हमारे भारत का है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र का 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। अब आपको है ना ये आंकड़े है ना काफी सारे हो जाते हैं, तो है ना ऐसे हिसाब किताब लगा लेना, उसमें 10 से ज्यादा है, वो इसके पास इतना सा है, वो इसके पास। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे इस चीज के ऊपर काम करें, और जब आप खुद इस पर काम करोगे तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों याद करें? जब हमने इस पर वर्क करेंगे ना तो फिर याद नहीं होगा, अपने आप होता है जो भी होता है।
हो गया जी कपास। अब बात करें प्रोडक्शन वाले एरिया की, तो कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें एक तो आ गया उत्तर पश्चिमी भारत, ये जो इलाका हो गया उत्तर पश्चिमी भारत की बात होगी, साथ में ये नीचे वाला इलाका हो गया। इसमें पंजाब और हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा, और कुछ अपने राजस्थान का जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला इलाका है, हमारे वाला जो इलाका है, यहाँ पर कपास भी अच्छी होती है। और जो मुख्यतः मेरे इलाके की अगर बात करूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टिब्बी तहसील की अगर बात करूँ, हनुमानगढ़ के आसपास बात करूँ, तो वहाँ पर चावल भी होता है, घग्गर नदी वाला जो इलाका है। उसके बाद में उत्तरी राजस्थान और पश्चिम में गुजरात, उत्तरी राजस्थान हो गया और पश्चिम में कौन सा, ये गुजरात वाला जो इलाका हो गया, और महाराष्ट्र भी हो गया, महाराष्ट्र के अंदर भी इसका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आ गया अपना कर्नाटक हो गया, तेलंगाना वाला इलाका हो गया और तमिलनाडु वाला इलाका हो गया। तो आप देखिएगा ये वो इलाका है जहां पर आपको क्या मिल रही है, कपास मिलती है, और कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य। अब ये तो इलाका देख लिया हमने, सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो एक तो ध्यान रख लीजिएगा मोदी जी वाले इलाके के अंदर, गुजरात के अंदर। फिर बात करें ये महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर ये हो गया तेलंगाना वाला इलाका। तेलंगाना आता ही आपको क्या और करना है, साथ में आंध्र प्रदेश भी तो आ ही जाएगा, और पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। उत्तर पश्चिमी सिंचाई वाला इलाका है जहां नहरों का, कुओं का पानी लगता है, वहां पर भी अच्छा प्रोडक्शन है वो मिलता है। और इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर वाला जो इलाका है उसके अंदर है, वो प्रोडक्शन आपको कम मिलेगा, जो बारिश के ऊपर डिपेंड है। बारिश हो जाए तो फिर भी प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, वरना समस्या है वो आती है। लीजिए साहब, ये अपने कपास से जुड़ी हुई बात होगी। अब लगे हाथ जूट की बात करें तो अब आप देख लो, ये जो इलाका था हमने कहा ये कपास वाला था, और ये जो इलाका है ये है कौन सा, जूट का इलाका। अब देखिए, पहले आजादी से पहले बात करें तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, तो जब देश का बंटवारा हुआ तो जूट के काफी जो क्षेत्र किस में चले गए थे, बांग्लादेश वाले क्षेत्र के अंदर चले गए थे, इसलिए बड़ी समस्या आई थी, और ऐसी समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, ये हो ही गए, बोरे और अन्य सजावटी सामान बनाने में, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया। भी रेशे वाली फसलों के क्या काम है, ये दोबारा छप गया। आज भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है। आजादी के टाइम तो इलाका पाकिस्तान में चला गया था, उस टाइम ये पश्चिमी पाकिस्तान था, बाद में ये बांग्लादेश बन गया था, लेकिन फिर भी आज काफी जूट का प्रोडक्शन 60% होता है। पश्चिम बंगाल देश के इसका उत्पादन 3/4 भाग पैदा करता है। तो सबसे ज्यादा कहां होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी वाला जो इलाका, लगभग 75% प्रोडक्शन है वो अकेला पश्चिम बंगाल करता है। बिहार और आसाम अन्य जूट उत्पादक राज्य है, इसके अलावा बिहार का कुछ इलाका और ये आसाम वाला इलाका है, यहां पर जूट का उत्पादन होता है। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 0.5%, बहुत ही कम, पूरे इंडिया के हिसाब से बात करें तो बोया गया क्षेत्र है वो बहुत ही नाम मात्र का है। तो सीधी सी बात है भी, जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। आजादी से पहले क्या था, या ऐसी बात जब भी आ जाए ना तो बंटवारे से जुड़ी सीधी सी बात है भाई जी, कुछ चीजें वहां चली गई थी, लेकिन फिर भी हमारे किसानों ने सरकार के सहयोग से जो प्रोडक्शन है वो अच्छा कर लिया। उसके बाद बात करें साहब अन्य फसलों की बात करें, जिसमें नकदी और बागाती फसलों की बात करें, यानी जिनमें ज्यादा इनकम है जिसके अंदर होती है, तो इसमें हम गन्ना, चाय और कॉफी की बात करेंगे। 3, गन्ने का जूस पिया है ना, गन्ना खाया होगा और यहाँ चूसी होगी, दांत मजबूत हुए होंगे, चाय और कॉफी आपने पी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ना भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ये बारिश पर निर्भर है क्योंकि इसको भी ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए आर्द्र और उप आर्द्र वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में इसको बोया जाता है।
और इसकी खेती है वो जहां सिंचाई होती है वहां पर भी इसकी खेती की जा सकती है गन्ने की। गन्ने जैसे चावल को ज्यादा पानी चाहिए वैसे ही गन्ने की फसल को भी ज्यादा पानी है वो चाहिए होता है। और ब्राजील के बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का दूसरा स्थान है गन्ने के उत्पादन के अंदर। तो दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में, यहाँ 19.76 यानी लगभग 20% भाग पर गन्ने का उत्पादन होता है और देश के अंदर 2.4% भाग पर खेती होती है। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के यहाँ 40% गन्ने का उत्पादन। तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है? यूपी के अंदर होता है। और अन्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश तो हो ही गया, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये गुजरात हो गया, इधर आंध्र प्रदेश का जो इलाका है यहां पर भी जो आपको गन्ने का प्रोडक्शन मिल जाएगा। पंजाब हरियाणा में भी कुछ मात्रा में गन्ने का उत्पादन है वो होता है। तो सीधी सी बात, भले एक दो लाइनें छोड़ दें तो बाकी तो मैप वाली लिखी है अभी, यहाँ यूपी में होता है, ये होता है, वो होता है। तो थोड़ा सा आपको मानचित्र के ऊपर देखना है, याद नहीं करना है। इसके बाद बात करें, चाय पी लेते हैं। चाय के खेत देखे होंगे, छोटी क्लास से ही देखते आ रहे हो। सीढ़ीदार खेत इसके ज्यादातर बनाए जाते हैं ढालनुमा, क्योंकि इनके जड़ों को नमी तो चाहिए लेकिन ज्यादा टाइम तक पानी नहीं रुकना चाहिए वहां पर, वरना उसकी जड़ें हैं वो गल जाती है। और फिर आप देख पा रहे हो अगर मैप है तो ये मजदूर हैं जो चाय की पत्तियां हैं वो तोड़ रहे हैं। और ये आपको पता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, आसाम साइड में ये खूब होती है, अच्छी क्वालिटी की विदेशों में बेच के खूब इनकम की जाती है। पहले चाय इतने इंडिया में नहीं पी जाती थी लेकिन अंग्रेज हमारे लत लगा गए और आजकल तो कोई हाल ही नहीं है चाय का। तो चाय एक रोपण कृषि है, फर्स्ट बुक में जान चुके हैं। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होती है। और काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जबकि चाय की हरी पत्तियों का है वो किण्वन नहीं होता। काली चाय की पत्तियों का किण्वन हो जाता है और हरी पत्तियों का है वो नहीं होता। चाय की पत्तियों में क्या होता है? कैफीन और टेनिन होता है। इस चक्कर में चाय पी लेते हैं लोग, चाय पी लेते हैं। और वैसे क्या है, अगर वही बढ़िया क्वालिटी की है तभी कैफीन और टेनिन मिलता है, वरना तो सिर्फ मीठे के लालच में ग्लूकोन डी तुरंत शक्ति जगाए, चीनी होती है उसके अंदर, तो चाय पीने से उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे में स्फूर्ति आ गई, चाय की पत्ती ने कोई कमाल किया होगा। अरे भैया उसमें मीठा था, ग्लूकोन डी ने तुरंत शक्ति जगा दी आपकी। तो चाय की पत्तियों में क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना रहे तो, वैसे आपको याद ही होता है ये चीजें तो, क्योंकि आप तो याद भी नहीं करते। कैफीन और टेनिन को याद थोड़ी करेंगे, पता ही है, ये तो आज बच्चा बच्चा जानता है। ये उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। इसकी चाय की खेती 1840 के अंदर असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। ये शायद एक बार क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर भी, भारत में चाय की खेती कब और कहां प्रारंभ हुई? 1840 के अंदर असम के अंदर ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। और आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र यही है, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। और बाद में इसकी कृषि है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें तो दार्जिलिंग वाला, जलपाईगुड़ी और कुची बिहार जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, यहां पर होती है। तो सबसे ज्यादा आसाम में, सबसे पहले स्टार्ट भी वहीं से हुई थी 1840 अंग्रेजों के टाइम भाई, और बाद में पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले क्षेत्रों के अंदर, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचली ढाल जो होते हैं वहां पर की जाती है। तो साउथ इंडिया में नीलगिरी और इलायची की पहाड़ी की ढालों पर की जाती है। चाय का अग्रणी उत्पादक देश है इंडिया, सबसे ज्यादा होता है और विश्व का लगभग 21.22% चाय का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। निर्यातक देशों में बात करें तो चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी निर्यात करने में, दूसरे देशों को बेचने में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। और असम के कुल बोए गए क्षेत्र के अंदर 53.2% भाग पर चाय की खेती होती है, जो कि आधे से भी अधिक है पूरे देश के। और अन्य वही पश्चिम बंगाल हो गया और नीचे तमिलनाडु, तो 3 स्टेट आ गए। इसमें आसाम आ गया, ये आसाम वाला इलाका आ गया, ये दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल वाला इलाका आ गया, ये पूरा असम, और ये इधर अपना मोस्टली तमिलनाडु वाला जो इलाका आ गया। तो ये 3 इलाके हैं जो प्रमुख है जहां पर चाय है वो होती है। चलिए अब लगे हाथ कॉफी की भी बात कर लें।
ये इस कॉफी का प्लांट है, ये कॉफी के बीज लगे हुए हैं, ये निकले हुए हैं और कॉफी आप सबने पी है, गर्म पी है चाहे ठंडी पी है, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी। कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है ये भी, और इनके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, लीजिए अच्छी बात यहां निकली है, 3 किस्म है, अरेबिका, अरेबिका, रोबस्ता, रोबस्ता, लिबेरिका, लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका कॉफी की 3 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका है, और भारत में अधिकतर उत्तम किस्म वाली जो ये अरेबिका कॉफी है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो भारत में कौन सी किस्म सबसे ज्यादा होती है? अरेबिका कॉफी की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड बहुत रहती है, इसलिए हम विदेशों को ज्यादा अच्छी वाली है जो वहां भेज देते हैं। भारत में विश्व का केवल 3% ही कॉफी का उत्पादन होता है, और 8वां स्थान है हमारा, 8वां स्थान। 7 देशों के नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो काटा मार देना, ये ध्यान रख लेना। प्रोडक्शन में हमारा 8वां है। पहला बात करें ब्राजील, दूसरा फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथोपिया, पेरू के बाद हमारा 8वां स्थान है। अब नक्शे पर जरूर भर के देखना, कम से कम 7 देश अपने नॉलेज के लिए याद हो जाएंगे। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथोपिया और पेरू के बाद भारत का स्थान कॉफी के प्रोडक्शन में कौन सा है साहब? 8वां स्थान है। 8वें की बात आती है। चलिए साहब आगे आगे, लास्ट में आगे। अब चाय के बाद ये हमने कर दी थी ना चाय की बात, अब कॉफी की बात कर लेते हैं। कॉफी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये इलाका, यहां पर ये कॉफी का बताया। थोड़ी बहुत चाय भी यहाँ इलायची और उन पहाड़ियों पर होती है, और यहां पर ये हो गया कॉफी। कौन सी 3 स्टेट आ रही है अभी? केरल आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है। उच्च भूमि पर इसकी खेती होती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 हिस्सा अकेले कर्नाटक में होता है। तो सबसे ज्यादा चाय, ये कौन सा है अपना? कॉफी। चाय तो सबसे ज्यादा हमने कहा बताई भाई? आसाम के अंदर होती है। और सबसे ज्यादा कॉफी की बात करें तो कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कॉफी कर्नाटक में, कॉफी कर्नाटक में पिएंगे, चाय आसाम के अंदर पिएंगे। चाय आसाम की पिएंगे, कॉफी कर्नाटक वाली पिएंगे। लीजिए साहब, फसलें अपनी सारी हो गई। अब अगली वीडियो क्लास में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, और चैप्टर को फिनिश भी करना है भाई। कई दिन हो गए इसको चलते हुए, जल्द इसको पूरा करेंगे, और अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा, और बहुत जल्द टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर देंगे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।